हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। आज डेट है 2 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये कि आरबीआई ने कहा है कि बैंक्स जो हैं वो बड़े बिजनेस हाउसेस को लोन देने में हिचकिचा रहे हैं, रिलक्टेंट हैं। तो जानेंगे इस आर्टिकल को कि क्या वजह है जिसकी वजह से जो क्रेडिट देने की बात आती है, लोन देने की बात आती है, उस केस में अभी बैंक हिचकिचा रहे हैं। देखेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल है जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं कि फेज़ 2 स्टार्ट हो गया कल मार्च 1 से कोविड वैक्सीनेशन का, कोविड-19 के लिए जो वैक्सीनेशन है उनके लिए। और उसमें क्या प्रोविज़न थे कि 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन मिलेगा और साथ में 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को उनको वैक्सीनेशन मिलेगा जो ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित है, कोमॉर्बिडिटी से परेशान है, राइट। तो इसमें अभी तक 25 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और पहले दिन लगभग 1.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन मिल चुका है। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, बिल्कुल काम का आर्टिकल नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। इधर है ये वाला भी काम का आर्टिकल नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। फिर नीचे हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है कि महाराष्ट्र मिनिस्टर ने सजेस्ट किया है कि फॉरेन हैकर्स ने अटैक किया है मुंबई में जो बिजली की कटौती हुई थी अक्टूबर में। तो पावर फॉर्म्स जो हैं या पावर ग्रिड्स जो हैं वो हमारा पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं वल्नरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में इस पूरा आर्टिकल में देखेंगे कि किसने तो अटैक करवाया और क्या इसके रेपरकशंस हो सकते थे और हुए हैं भी साथ में, और ये रिपोर्ट किसने डिक्लेयर की है, जानेंगे इस आर्टिकल को। और साथ में उस मालवेयर का नाम भी देखेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, शैडो पैड करके नाम से है, SHADOWPAD, शैडो पैड। इस नाम से मालवेयर का अटैक हुआ है हमारे पावर ग्रिड सिस्टम पे। तो ये देखेंगे, अभी का नहीं है, ये फरवरी में भी थोड़ा सा आइडिया लगा था, थोड़ा सा सेंस हुआ, और अक्टूबर 2020 में तो मुंबई में बिजली की कटौती भी हुई थी उसकी वजह से। तो देखेंगे इस आर्टिकल को। बाकी और एक भी आर्टिकल हमारे लिए काम का नहीं है जो हम डिस्कस करें। फ्रंट पेज से आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपके सामने ये वाला कि स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 में फोकस किया जाएगा कि जो कचरा होगा उसका सेग्रीगेशन सोर्स पे ही कर लिया जाए, जिसमें वेट और ड्राई जो कचरा होता है इसको घर पे ही, जहाँ पे जनरेट हो रहा है वेस्ट, तो उसको वहीं पे अलग कर लिया जाए, जिससे क्या होगा, आसानी से इसको तो ट्रीट किया जा सकता है, वेट वाले को जो गीला कचरा है, और ड्राई को रिसाइकिल किया जा सकता है। ठीक है, देखेंगे आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, और भी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाली है यहाँ से, वो जानेंगे। आगे अगर देखें तो एक्सप्लेन पेज पे वैसे तो 3 आर्टिकल्स हैं, बट एक ही आर्टिकल काम का है जो हम डिस्कस करेंगे। वो ये है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट को रिवाइज करने के लिए या रिव्यू करने के लिए नीति आयोग ने अपनी तरफ से एक रिपोर्ट या एक कंसल्टेशन या डिस्कशन पेपर रिलीज किया है। तो उसमें देखेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ी इस रिव्यू की, कैसे किया जा सकता है, और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बेसिस पे अगर देखें तो। पूरा आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इस आर्टिकल को भी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है क्या, कब आया था, कौन कौन से फैमिलीज़ को कवरेज मिलता है। इसमें से प्रीलिम्स में क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है और मेंस में भी आप आंसर राइटिंग में इसका यूज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं। द वर्ल्ड पेज पे हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसमें थोड़ा सा आइडिया है लेना हमें चाहिए कि यूरोपियंस को एक राइट मिला है कि राइट टू रिपेयर जो भी इलेक्ट्रिकल गुड्स है। आजकल आपको पता है कितने कॉम्पैक्ट साइज़ के आते हैं, छोटी साइज़ के आते हैं, और उनकी पैकेजिंग भी इस तरीके से होती है कि अगर एक बार उनको कोई डैमेज हो जाए और उनको अगर रिपेयर कराओ, जैसे रेफ्रिजरेटर हो या फिर वॉशर हो, कोई हेयर ड्रायर हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑपरेट होता है, तो उसको अगर आप रिपेयर कराना चाहते हो तो उसमें एक बार ओपन हो गई ना बॉडी तो रीअसेंबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यूरोप में जो कंपनियां हैं जो सेल करती हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, उन्होंने एक अश्योरेंस दी है राइट टू रिपेयर की। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आप कभी भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लिखो तो ये काम आ सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस एक आइडिया कि उइगर जो मुस्लिम्स हैं, उइगर मुस्लिम्स चाइना के सिंजियान प्रोविंस में, अगर चाइना का मैप आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो इसमें जो वेस्टर्न प्रोविंस है ना, वहाँ पर उइगर मुस्लिम्स रहते हैं चाइना में, उनके अगेंस्ट में जेनोसाइड के बहुत सारे केसेस कहीं ना कहीं या रिपोर्ट्स राइज कर दी जाती हैं। चाइना का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है
इस बात को लेकर के, तो चाइना ने भी अपनी तरफ से अटैक किया है उन रिपोर्ट्स पर। तो पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल इतना सा ही है कि उइगुर जो कम्युनिटी है वो कहाँ पर, या उइगुर मुस्लिम्स कहाँ पर हैं, तो वो चाइना में सिंजियांग प्रोविंस है वहाँ पर रहते हैं। बस इतना सा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। फिर आ गए इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे बताया जा रहा है कि 4G के लिए जो 4G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन की बात चल रही थी, प्रीवियसली हमने शायद 1-1.5 महीने पहले ये न्यूज़ डिस्कस करी थी, तो लगभग 77,000 करोड़ रुपए की बिडिंग या बोली लग चुकी है, जो कि गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट अभी इतनी जल्दी किया नहीं था। तो इसमें 4G एयरवेज में जो बेसिकली टारगेट किया गया है वो कुछ स्पेसिफिक बैंड्स हैं। अब स्पेक्ट्रम बेसिकली होते क्या हैं आपको बताऊं कि कोई भी, अब मान लो एयरवेज बोल दिया ना, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एयरवेव्स, ठीक है ना, इन्हीं को स्पेक्ट्रम बोल दो कि दो मान लो लोकेशन है, एक तो ट्रांसमीटर है जो ट्रांसमिट करेगा इन्फॉर्मेशन को, एक रिसीवर है जो रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन को। तो ट्रांसमीटर जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा वो केवल जो डेजिग्नेटेड या फिक्स रिसीवर है वो ही उसको रिसीव करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में कुछ मैचिंग करनी पड़ेगी कि हाँ यहाँ पर जो इक्विपमेंट काम में आ रहे हैं ट्रांसमीटर के पास में, उसी फ्रीक्वेंसी पे, उसी तरीके के सिग्नल पे काम करने वाले इक्विपमेंट काम में लिए जाए, कहाँ पे, रिसीवर पे, या फिर इस तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जाए, इस तरीके की कोडिंग कर दी जाए कि जो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है इंफॉर्मेशन को, उसको डिकोड केवल रिसीवर ही कर सके, जो आप पर्टिकुलर जिसको सुनाना चाहते हो, जिसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हो। तो ये जो कोडिंग वाला प्रोसेस और बीच में ये जो लिंक है ना, एयर लिंक है, इसको आप एक तरीके से स्पेक्ट्रम बोल सकते हो, क्योंकि एक वेव जो होती है वो इस तरीके से मूव करती है और वेव के दो मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक तो होता है एम्पलीट्यूड, जो कि उसके डिफ्लेक्शन पॉइंट से हाईएस्ट डिफ्लेक्शन जाता है। दूसरा इसकी फ्रीक्वेंसी, कि जो दो क्रेस्ट हैं, ठीक है, वेव जो कभी मूव करती है ना, तो कभी क्रेस्ट कभी ट्रफ, फिर क्रेस्ट फिर ट्रफ, इस तरीके से साइकिल में चलता है। तो जो कंसेक्यूटिव दो क्रेस्ट के बीच में या फिर दो ट्रफ्स के बीच का जो गैप होता है उसको फ्रीक्वेंसी बोली जाती है। या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो कि एक सेकंड में किसी भी वेव के कितने साइकिल्स पास हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा। और एक साइकिल का मतलब हो गया एक अपर लोब और एक लोअर लोब, इन दोनों को मिलाकर के क्या बोल देते हैं, एक साइकिल। तो कितनी साइकिल्स एक सेकंड में पास हो रही है वो उस वेव की फ्रीक्वेंसी हो जाती है। और फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन जो होता है उसी को स्पेक्ट्रम बोल दिया जाता है। तो ये स्पेक्ट्रम का ऑक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने शुरू किया था, जिसमें अलग अलग स्पेक्ट्रम थे, जैसे 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500 मेगाहर्ट्ज के। बट इसमें ज़्यादातर जो सेलिंग हुई वो 700 और 2500 मेगाहर्ट्ज को हटाकर बचे हुए की। अब 700 वाले की क्यों नहीं हुई, इसकी वजह यह है कि 700 वाला मेगाहर्ट्ज वाला जो बैंड है वो कहीं ना कहीं यूज हो सकता है 5G के लिए। इस वजह से गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 700 मेगाहर्ट्ज वाले की जो ऑक्शन वैल्यू जो रखी वो ज़्यादा रखी थी, इसलिए डिमांड ज़्यादा बन नहीं पाई। तो देखो इस आर्टिकल में ज़्यादा चीज़ें, तो मेन जो काम की चीज़ है वो यही कि 4G स्पेक्ट्रम कौन कौन से बैंड आ जाएंगे। तो ये 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500 मेगाहर्ट्ज वाला, ठीक है। तो टोटल इनको अगर आप ऐड करोगे ना, ओवरऑल जो गैप है ये मिलके निकल के आ जाएगा 2551 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम, जिसमें गवर्नमेंट ने टारगेट किया था कि लगभग 3.92 लाख करोड़ रुपए इस ऑक्शन से आ जाएंगे। बट अभी प्रोसेस शुरू हुआ है और शुरुआत में ही 77,000 करोड़ की बिडिंग लग चुकी है, तो ये अपने आप में गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी सिग्नल है। दूसरा आप इधर देख रहे हो, मतलब रेवेन्यू का स्कोप बन गया। दूसरा इधर आप देखोगे जीएसटी कलेक्शन जो है वो फरवरी में 7.4% राइज कर गया, और 1 लाख करोड़ का जो मेन गवर्नमेंट ने टारगेट रखा हुआ था जब जीएसटी एक तरीके से रोल आउट किया गया था 1 जुलाई 2017 को, तो आप देखोगे पिछले 5 महीने में लगातार 1 लाख का मार्क जो है वो क्रॉस करता चला जा रहा है जीएसटी कलेक्शन। तो आपको थोड़ा सा जीएसटी के बारे में गूगल कर लेना है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसके प्रोविज़न क्या क्या है, जीएसटी काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स होते हैं, क्या क्या फंक्शनिंग होती है उसकी, वो सारी डिटेल्स सर्च करने का तरीका जीएसटी फॉर यूपीएससी ऐसे करके, ठीक है। इसके अलावा हम आर्टिकल को जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है ये वाला।
आरबीआई ने रिकवरी जो है उसको कंजम्पशन बेस्ड बताया है, और ये शैलो है, ज़्यादा डीपर नहीं है। और अगर कंजम्पशन बेस्ड ही हमने अपने आप को कॉन्फिडेंट बना लिया तो ये शॉर्ट लिव्ड है। लॉन्ग टर्म में तो हमें इन्वेस्टमेंट को ही लाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही मेन जो लीडिंग काम कर सकता है वो हो सकता है। तो देखेंगे इस आर्टिकल को। बाकी एक भी आर्टिकल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी, ये कहाँ पर है? ये असम में है। ठीक है, बाकी इसमें जो डिटेल है वो काम की नहीं है, इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे। सेबी ने प्रपोज किया है कुछ स्ट्रिक्टर नॉर्म्स, मतलब कुछ कड़े कानून बनाने की, जिससे क्या है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सके। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का मतलब जो बाहर से जो लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर उन लोगों को डायरेक्टरशिप मिल जाए किसी कंपनी में, ठीक है, तो उन लोगों को बोल देते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। बेसिकली इनका काम क्या है कि जो छोटे हैं ना, स्मॉल इन्वेस्टर्स जो छोटा छोटा अमाउंट पे करते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रपोजल अपनी तरफ से सेबी ने दिया है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के बारे में भी आपको गूगल कर लेना चाहिए एक बार, इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है, सेबी ने ये कहा है, सॉरी आरबीआई ने कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस हाउसेस को, बड़े बिजनेस हाउसेस को लोन देने में थोड़ा सा रेलक्टेंट है, थोड़े से हिचकिचा रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बड़े बिजनेस हाउसेस हों। तो ये जो डिसल्ट्रेशन है, क्रेडिट ग्रोथ में जो कमी आ रही है, इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को भी मिल रहा है मेनली स्टील, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। अब ये डिक्लाइनिंग है, इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह क्या है? एक तो क्या है कि जो कैटेगराइजेशन है ना लोन्स का, उसको सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट बेसिस कर दिया, मतलब कि सेक्टर वाइज कि हाँ ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर को, एमएसएमई सेक्टर को, हाउसिंग के लिए अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका असर क्या पूरा एकदम एक्सप्लिसिटली दिखाई देता है कि कौन से सेक्टर में लोन ज़्यादा दिया गया है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, क्रेडिट टू लार्ज इंडस्ट्रीज, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ को या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ को जो लोन दिया जाता है, वो देखा गया है कि जनवरी 2021 में लगभग 1.3% से ये क्रेडिट जो है लोन देने की जो रेट थी वो डिक्लाइन कर गई 1.3% से, जो कि 2020 में जनवरी के टाइम पे ग्रो कर रही थी 2.5% से। इसके पीछे वजह बहुत सारी है। एक तो कोविड-19 की वजह से, जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से। दूसरा, एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो बैंक जो है वो जल्दी से लोन देने में तैयारी नहीं करते हैं या फिर हिचकिचा रहे हैं। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब वो एसेट्स जिनमें बैंकों ने लोन तो दे दिया, बट वो जो एसेट्स हैं, जो कंपनियां हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट इतने वायबल नहीं है कि अभी वो लोन को टाइम पे रिटर्न कर पा रहे हों। ये मुश्किल होने की वजह से वो कहीं ना कहीं रिलक्टेंट होते चले जा रहे हैं। और साथ में आप देखोगे हाउसिंग लोन है, वो भी कहीं ना कहीं स्पीड कम हो रही है, उसमें भी डिसल्ट्रेशन देखा जा रहा है। ऐसे ही आप देखोगे एमएसएमईज को जो लोन दिया जाता है उसमें भी डिसल्ट्रेशन, और उसकी वजह क्या है? मेन वो ही है एनपीएस बहुत ज़्यादा हो गए। बैंकों की जो बैलेंस शीट है वो थोड़ी सी बिगड़ गई, उसको थोड़ा सा बैलेंस करने में बैंक जो है वो थोड़ा सा, एक कहते हैं ना, अलर्टनेस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। बट वही बात है कि अभी जब लिक्विडिटी की बात आ रही है कि मार्केट को अगर बूस्ट करना है तो मार्केट में पैसा घूमना चाहिए, और मार्केट में अगर लिक्विडिटी मेंटेन करनी है तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट्स कम होनी चाहिए, और साथ में क्रेडिट ग्रोथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब लोगों को उधार देने का एक जो स्कोप है वो बना रहना चाहिए। बट अभी जो बैंकों की अपनी तरफ से कंसर्न्स हैं, उनके बेसिस पे बैंकों के जो कदम हैं वो कहीं ना कहीं इस लिक्विडिटी को अपनी तरफ से कम करने का काम करेगी, जो कि इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल साबित हो सकती है। तो अभी थोड़ा सा बैंकों को थोड़ा और अकोमोडेट करने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस में लाने की ज़रूरत है। तो यही है, और बाकी देखो शॉर्ट टर्म डेटा है, इसलिए इतना कुछ ज़्यादा काम का है नहीं। अब सीधा हम इकोनॉमी पेज पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आरबीआई की रिपोर्ट ही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमारी जो ग्रोथ है वो क्या किस बेस्ड है? कंजम्पशन बेस्ड। ठीक है, तो वो थोड़ी शॉर्ट लिव्ड है, चलते हैं वहीं पे। अब हम आ गए इकोनॉमी पेज पे सीधे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से ऑन गोइंग इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर कमेंट करते हुए कहा है, बोले ये कंजम्पशन बेस्ड है, जिसमें एनिमल स्पिरिट होती है ना, जिसमें केवल अभी ज़रूरत एक बार पूरी हो जाए तो फिर उसके बाद में आपको भी
मतलब ज़्यादा दिमाग लगाओगे नहीं, तो इस तरीके से ये जो रिकवरी है, इकोनॉमी फिर से ट्रैक पे आ रही है, ये शैलो है, डीपर नहीं है, शॉर्ट लिव्ड है, लॉन्ग टर्म नहीं है। तो इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी भी मिसिंग है। देखो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अगर हमें खींचना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ऑलरेडी प्लान कर रखा है कि 12,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट देने के लिए लोन भी उठाएगी मार्केट से, बॉन्ड रिलीज करके। तो इसमें देखो गवर्नमेंट अपनी तरफ से रेडी है, बट करंट जो अभी इकोनॉमिकल रिकवरी देखी जा रही है उसमें मेन जो पॉइंट है वो ये कि इन्वेस्टमेंट की बजाय अभी भी कंजम्पशन बेस्ड ही है। और कंजम्पशन तो देखो एक एनिमल एपेटाइट होती है कि हाँ, आपकी जितनी ज़रूरत है, फिजिकल नीड्स हैं, वो जैसे ही पूरी होगी उसके बाद में एक सैचुरेशन आ जाता है, एक लिमिट आ जाती है जिसके बाद में और ग्रोथ रजिस्टर आप नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वैसे तो एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पर जो कोविड की वजह से फैटेलिटीज़ है, जो डेथ रेट है वो बहुत हद तक कम हो गई है और वर्ल्ड में लोवेस्ट डेथ रेट कहीं ना कहीं रजिस्टर की जा रही है। आज अगर डबलिंग की बात करें कि हाँ, जो कोविड-19 के जो केसेस हैं वो डबल कितने दिनों में होंगे, तो वो लगभग 578 डेज में डबल होने का है, तो जो कि बहुत ही कम स्पीड है। और ओवरऑल जितने भी केसेस कोविड-19 के आए हैं उनमें से केवल 1.4% केसेस ही हैं वो एक्टिव हैं जनवरी 2021 तक जो डेटा आया है। इस तरीके से ओवरऑल अगर जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नॉमिनल जीडीपी, इसका मतलब क्या होता है नॉमिनल जीडीपी का, कि आप प्रीवियस जो फिस्कल ईयर गया है, जैसे कि अभी आप बात कर रहे हो 2020-21 का फिस्कल ईयर चलेगा अभी 31 मार्च तक, ठीक है ना, तो आप इस ईयर की कंपैरिजन करोगे 2019-20 के साथ में, ठीक है, तो इसको नॉमिनल ग्रोथ रेट बोली जाएगी या नॉमिनल जीडीपी हम कंसिडर बोल देंगे, ठीक है। तो 2019-20 के कंपैरिजन में या प्री कोविड के टाइम पे जितना भी इकोनॉमी में एक्टिविटीज थी उसका लगभग 96% तक तो इकोनॉमी रीस्टोर हो चुकी है, फंक्शंस हो चुके हैं। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तरफ से जो एडवांस एस्टिमेट आए हैं उनमें ये पता पड़ा है। बट अभी भी जो चीज़ मिसिंग है ना, उन चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। देखो, सर्विस सेक्टर अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। दूसरा, हमें यह भी पता है कि जैसे ही लॉकडाउन लगा था तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको पहुंचा था, इंफॉर्मेशन सेक्टर को सबसे ज़्यादा पहुंचा था। और आज देखो एजुकेशन में देखो या किसी भी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम ज़्यादातर होने लग गया है, तो उसका असर भी कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में जो डिपेंडेंट जो भी सेगमेंट्स थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। इसके अलावा एक ऑटो, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री, इनके बारे में हमने ऑलरेडी जो प्रीवियस आर्टिकल देखा फ्रंट पेज पे, उसमें ये बताया था ना कि बैंक्स भी कहीं ना कहीं रिलक्टेंट है इनको लोन देने में, तो इनको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की अगर बात करें तो बैंक जो है वो लगातार मार्केट से पैसा सोखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये चीज़ तो देखो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि अगर मार्केट में पैसा नहीं घूमेगा तो इस टाइम पे जो इकोनॉमी का रिसेशन से बाहर निकली है, अभी जो थर्ड क्वार्टर का डेटा रिलीज हुआ है जिसमें ये पता पड़ा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो 0.4% से ग्रो कर गई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 के टाइम पे। तो वो लिक्विडिटी अगर मेंटेन नहीं रहती है तो उस केस में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में पैसा होगा तभी तो लोग डिमांड करेंगे, तभी तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी तो प्राइवेट सेक्टर का क्राउड इन होगा। क्राउड इन का मतलब प्राइवेट सेक्टर को आप अट्रैक्ट करोगे इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो आरबीआई ने भी अपनी तरफ से लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए अकोमोडेटिव स्टांस लगाया है। दैट मीन्स कि जो रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट है, इनको या जिनको पॉलिसी रेट भी बोला जाता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी तरफ से चेंज करने की बिल्कुल नहीं सोची। कम से कम मार्च में या अप्रैल में, फिर थोड़ा सा मार्च में थोड़ा सा हाइक करेगा, फिर बाद में मई में, तो थोड़ा सा एक सोच समझ के आगे बढ़ने की बात की जा रही है। दूसरा, अगर ग्लोबल एक्सपीरियंसेस की बात करें तो उनसे भी हमें थोड़ा सा लर्न करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से वहाँ पर क्राइसिस को हैंडल किया जा रहा है। या फिर जो एक कल ही हमने एक आर्टिकल देखा था जिसमें यूएसए के जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो अकोमोडेटिव स्टांस या फिर जो लोन प्रोवाइड करना था या जो फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड करना था उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उनसे भी हमें यहाँ पे थोड़ी लर्निंग्स मिलती हैं। अब चलते हैं फिर से फ्रंट पेज पे। नेक्स्ट आर्टिकल है कि महाराष्ट्र के मिनिस्टर ने सजेस्ट किया है कि एक फॉरेन हैकिंग हुई है या हैकिंग का कोशिश किया गया है मुंबई में, और ये चीज़ जो थी इसका एग्जाम्पल है कि मुंबई में बिजली की कटौती हुई थी अक्टूबर 12 को लास्ट ईयर, और उसमें हाथ किसका बताया जा रहा है,
चाइना की एक फर्म है उसका, और उसकी वजह बोले उस टाइम पे इंडिया और चाइना के बीच में गलवान वैली में क्लैश हो गया था जून 2020 में। उसके बाद में टेंशन थी और एग्रेशन चाइना की तरफ से लगातार दिखाया ही जा रहा था। तो चाइना बेस्ड ये हैकिंग कहीं ना कहीं हो रही है, और इस चीज़ को वेरीफाई भी किया है या एक रिपोर्ट में भी बताया है। एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, ठीक है, जो कि कहाँ बेस्ड है, मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ से बेस्ड, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ बोली है अपनी रिपोर्ट में, और साथ में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपनी तरफ से इस रिपोर्ट को वेरीफाई किया है, रिपोर्ट को पब्लिश किया है अपने खुद के न्यूज़पेपर में। और जो ये अटैक था ये चाइनीज स्पॉन्सर्ड बताया जा रहा है। इसी तरीके से यूएसए ने भी अपनी तरफ से रशिया पर भी बहुत सारे ब्लेम लगाए हैं कि रशिया जो है वो यूएसए के स्टैब्लिशमेंट पे लगातार अटैक करने की कोशिश करता रहता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि रशिया ने यूक्रेन में 2 दिन तक बिजली की कटौती करवा दी थी जब उन्होंने वहाँ के पावर ग्रिड्स को हैक कर लिया था। वैसे अभी तो पावर मिनिस्ट्री ने ये तो कह दिया कि कोई डेटा तो ब्रीच नहीं हुआ, ना डेटा लॉस हुआ, बट फिर भी वहाँ पर कहीं ना कहीं ये कंसर्न्स राइज हुए हैं। देखो, पावर सिस्टम एंड ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, पोसोको, ये एक इंचार्ज एंटिटी है, सॉरी 1 सेकेंड, ये एक इंचार्ज एंटिटी है जो कि थ्रू आउट इंडिया जो पावर सिस्टम है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसका इंटीग्रेटेड ऑपरेशन इंश्योर कर पाती है, ठीक है। तो उसके प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर जो सिस्टम्स है, कंप्यूटर्स है, उन पे अटैक होने का एक स्कोप मिला है। और ये करवाया जाना किस कंपनी के द्वारा, चाइना बेस्ड एक रेड एको करके कंपनी है, या फिर आप साइबर कंपनी बोल सकते हो। उन्होंने एक मालवेयर तैयार किया जिसका नाम है शैडो पैड, ये आप ध्यान रखोगे, शैडो पैड। इसका अटैक करवाने का पूरा प्लान हुआ और अटैक हुआ भी। और ये चीज़ अपनी तरफ से हिंट भी दिया गया था जो सर्ट इन है, ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, उन्होंने नवंबर 19, 2020 को अपनी तरफ से एक लेटर भी बताया, एक मैसेज भी बताया कि मालवेयर थ्रेट है, और उस थ्रेट का नाम भी क्या बताया, शैडो पैड। तो ये जो चीज़ है ना बड़ी कंसर्निंग है। देखो, ये इंटरनेट के ऊपर कभी कुछ लिखना हो तो उसमें ये थ्रेट कहीं ना कहीं आप क्लियर देख सकते हो कि जो स्टैब्लिशमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, बहुत ही सेंसिटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बिल्कुल ओपन रहते हैं अगर उनके लिए प्रॉपर वर्क नहीं किया गया है, उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई है, उनके लिए फायरवॉल अगर तैयार नहीं किया। फायरवॉल एक तरीके की ऐसी दीवार बनाना, एक तरीके से सॉफ्टवेयर का ही डेवलपमेंट होता ही है। आप इसको ऐसे समझो कि कुछ चीज़ों को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो चारों तरफ आग लगा करके हम एक वॉल क्रिएट कर देते हैं ना, जिससे कि कोई एंटर ना हो सके। तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिए जाते हैं जिससे कि कोई भी बाहरी तत्व जो है, जो अनवांटेड जो मैटर्स हैं, मटेरियल है, वो एंटर ना हो सके। तो फायरवॉल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो साइबर पुलिस है महाराष्ट्र की, उन्होंने भी अपनी तरफ से प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को सबमिट किया था और उसमें ये बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान दे कि वहाँ पर साइबर अटैक कहीं ना कहीं हुआ था। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं आ रही है। तो इसके पहले एक बार एक न्यूज़ हो रही थी, इस पर देखो एडिटोरियल आएगा, थोड़ा सा ओपिनियन, तब और क्लियर होगा, क्योंकि इसमें फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा बताई हुई है। अब आपको करना क्या है वो देखो कि सर्ट इन के बारे में गूगल करना है, ठीक है। सर्ट इन कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कौन इसको चेयर करता है, कब स्टैब्लिश हुआ था, क्या इसकी फंक्शनिंग है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे, राइट। चलते हैं आगे। हाँ, एक चीज़ और, अभी कुछ दिनों पहले जो, जहाँ तक मुझे ध्यान है कुछ दिनों या कुछ महीनों पहले की बात है, कुडनकुलम जो पावर प्लांट है, एटॉमिक पावर प्लांट, ओके, उस पर भी, उसकी सिस्टम्स पर भी एक अटैक होने का डर था। डर क्या मतलब, एक तरीके से रिलीज़ हुई थी इन्फॉर्मेशन कि साइबर अटैक वहाँ पर हुआ था, पर वहाँ पर भी चलो ठीक है कि डेटा लॉस हुआ नहीं, ये पब्लिक डोमेन में तो यही चीज़ बताई गई थी। तो इस तरीके से वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर साइबर इश्यूज़ को या फिर अपन इंटरनेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फेज 2 ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें फोकस किया जाएगा वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स, कि जहाँ पर कचरा बन रहा है वहीं पर उसको अलग अलग कर लिया जाए। देखो, आर्टिकल में बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो कैबिनेट से अप्रूवल के लिए इंतज़ार में है कि फाइनेंशियल अप्रूवल, एक बार प्रपोजल जो दिया हुआ है वो मिल जाए तो सेकंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन जो है वो लॉन्च किया जा सके। अब इसमें क्या है, जो स्वच्छ भारत मिशन जो कंडक्ट होता है ना, उसको चेक करना या उसकी ऑडिटिंग के लिए एक स्वच्छ सर्वेक्षण करके एक एनुअल इन्वेस्टिगेशन, या आप कह सकते हो कि पूरा मॉनिटरिंग एक कैंपेन चलता है।
तो जो सेकंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन होगा ना, इसमें यूनियन बजट ने अपनी तरफ से क्या एक प्रपोजल दिया है कि इसमें सीवेज मैनेजमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा, और पर्टिकुलरली उन सभी सिटीज़ पे जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम ही क्यों ना हो, मतलब 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाली सिटीज़ पर भी ध्यान दिया जाएगा कि वो सीवेज मैनेजमेंट कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बोला है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ है ना, उन पर हम ये जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते कि जो वेस्ट सेग्रीगेशन है उसके लिए टेक्नोलॉजी तैयार करे कि हाँ, गीला कचरा सूखा कचरा उसको अलग अलग करने के लिए वो अपने हिसाब से काम करे, बजाय इसके कि जो सोर्सेज है जैसे कि घरों से ही जहाँ कचरा जनरेट हो रहा है वहीं पर इनको वेस्ट को एक सेग्रीगेट कर ले, अलग अलग कर ले। इससे क्या होगा, आसानी से इनका एक रिसाइकलिंग या फिर इनका रिन्यूएबल किया जा सकता है। ठीक है, वेस्ट सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, जैसे कि अगर गीला कचरा है तो उसकी प्रोसेसिंग की जा सके, ड्राई कचरा है तो उसको रिसाइकिल किया जा सके, कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन की वजह से जो मलबा तैयार हो जाता है जिसको डेब्रिस बोला जाता है, उस वेस्ट को प्रोसेस किया जा सके, और जो लैंडफिल वेस्ट है जहाँ पर जैसे गाजीपुर का नाम आपने सुना होगा दिल्ली वाले रीजन में, या आपकी भी सिटी में आसपास में कहीं पे बड़े सारे जो एक टीले बन जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं कचरे के, तो बोलो उनको भी हमें ठीक करना है, उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। साथ में स्वच्छ भारत मिशन जो है वो टारगेट अब क्या करेगा, एक तो ये लेगेसी लैंडफिल्स है ना, इनको कैसे भी करके कम से कम, मतलब एक वेस्ट का प्रोसेस अच्छे से हो जाए जिससे कि प्रॉब्लम ना बढ़े। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर फोकस रखेगा। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन जब वेस्ट हो जाता है, जैसे कोई बिल्डिंग तोड़ी है तो उसके बाद में जो मलबा बचता है वो भी बहुत सारा कचरा तैयार करता है, तो उसको भी ठीक करना। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इनकी तरफ से एक सर्वे किया जा रहा है सभी सिटीज़ में एक सैनिटेशन पैरामीटर्स के बेसिस पे कि कितनी साफ़ सफाई उन सिटीज़ में रखी जा रही है, और उसी के हिसाब से आगे काम किया जाएगा। तो एक तो आपको ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में कौन मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना रोल है, इसमें क्या इंडस्ट्रीज़ का रोल है कि नहीं, कब स्टैब्लिश हुई थी, कौन सी मिनिस्ट्री से ये कनेक्टेड रहती हैं, ये सारे सवाल हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ये ज़रूर देखोगे। आ जाता है आर्टिकल पे फिर से, देखो स्टेट्स को रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी सर्वे के बेसिस पे कि ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच तो होती है या नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, इसका मतलब ये हो गया कि टॉयलेट्स की कैसे रखी जाती है, साफ सुथरे हैं कि नहीं, केवल एक बार टॉयलेट बना के छोड़ दिया। और तीसरी कैटेगरी जो जिस पे ध्यान दिया जाएगा इस सर्वे में, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस, उसमें होगा कि सिविल सिस्टम का ऑपरेशन प्रॉपर है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों में, और चौथी जो चीज़ होगी वो होगी गार्बेज फ्री रेटिंग, कि हाँ कचरा इधर उधर जो है गलियों में सड़कों पे फैला हुआ तो नहीं है, एक प्रॉपर कलेक्शन तो होता है कि नहीं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं ध्यान में रखी जाती है। इसके साथ में जो सिटीज़ होंगी उनको प्रेरक द्वार सम्मान भी दिया जाएगा। उनमें दिव्य, जिसको प्लेटिनम रेटिंग बोली जाएगी, अनुपम गोल्ड रेटिंग दी जाएगी, उज्जवल सिल्वर रेटिंग दी जाएगी, उदित ब्रॉन्ज रेटिंग दी जाएगी, और आरोही मतलब कॉपर या एस्पायरिंग आप कह सकते हो रेटिंग दी जाएगी। तो ये जो रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी ये स्टेट्स को प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें क्या देखा जाएगा वो आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ। वैसे तो आर्टिकल पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है आराम से। तो आप देखोगे पहली बार होगा कि डिस्ट्रिक्ट्स को भी फोकस में लिया जाएगा, जिसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, म्युनिसिपैलिटीज़ को या टाउन एरियाज़ को सब्ज्यूम करके एक साथ हॉलिस्टिकली डिस्ट्रिक्ट को एसेस किया जाएगा कि उन्होंने कितना अच्छे से काम किया है। इसके अलावा मल्टीपल इलेक्शंस होने वाले हैं आने वाले टाइम पे, हम देख रहे हैं 5 स्टेट्स के इलेक्शन की तो ऑलरेडी जो डेट लाइन है वो डिक्लेयर कर भी दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है वो कहीं ना कहीं उस कामों में एक तरीके से डाइवर्ट ना हो, तो ये चीज़ टाइम पे ही कंप्लीट कर दी जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और साथ में जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के, दुर्गा शंकर मिश्रा जी, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो बात कही है उसके हिसाब से अगर देखें तो मिशन में प्लानिंग और एक यूनिफॉर्मिटी में काम किया जाएगा। ठीक है, जैसे पुलिसमैन काम किया करते हैं या सफाई कर्मचारी या सफाई मित्राज जो होंगे वो रखे जाएंगे, और उनका रोल कोविड-19 को ट्रेस करने में भी देखा जाएगा। देखो मैसूरू जो है उसने फर्स्ट स्वच्छ सर्वेक्षण जीता
जबकि उसके बाद में इंदौर लगातार पिछले 3 स्वच्छ सर्वेक्षण जीतता आ रहा है। ठीक है, मैसूरू तो पहले जीतता है और फिर उसके बाद लगातार इंदौर जीत रहा है। और सर्वे में आप देखोगे लगभग 73 सिटीज़ को कैटेगराइज किया गया था 2016 में, और फिर उसको बढ़ा करके 2020 में कितना कर लिया, 4242 सिटीज़ में। और 2020 में आप देखोगे उसका डेटा अभी रिलीज होना बाकी है। तो ओवरऑल आप ध्यान रखना, पहला मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन लीडर थी, कौन सी सिटी सबसे बढ़िया रैंक पे आई थी, मैसूरू। और फिर उसके बाद में लगातार पिछले 3 सालों में कौन आ रहा है, पिछले 3 रैंकिंग में इंदौर। ठीक है, तो अभी यही है स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का भी टारगेट अगर लेकर चलें तो उसमें सिटीजन सेंट्रिक टारगेटेड के टारगेट्स पे काम किया जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फूड सिक्योरिटी एक्ट को रिवाइज करने से रिलेटेड। देखो, नीति आयोग ने अपनी तरफ से एक डिस्कशन पेपर सर्कुलेट किया है जिसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि 2013 में आया था उसको एक बार रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इस मूव में क्या है और इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे। सबसे पहले कि ये डिस्कशन हो क्यों रहा है, तो उसके पहले हम थोड़ा सा प्रोविज़न जान लेते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। देखो, ये एक लीगल राइट प्रोवाइड करता है एक इंडिविजुअल को जो कि कोई भी एलिजिबल हाउस होल्ड, अब एलिजिबल हाउस होल्ड है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड और दूसरे होते हैं अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड में ये देखा जाता है कि बीपीएल फैमिली है कि नहीं, फिर उसके बाद में उनकी कैटेगरी डाल दी जाती है। और अंत्योदय अन्न योजना, ये 2 स्कीम, 2 चीज़ों के बेसिस पे हाउस होल्ड्स को एलिजिबल हाउस होल्ड कंसिडर किया जाता है और फिर उसी के आधार पे उनको सस्ते में अनाज उपलब्ध कराया जाता है, मुहैया कराया जाता है। तो देखो, इसमें आप देखोगे कि लीगल राइट प्रोवाइड कर देना कि राइट टू फूड, उसको कहीं पे आप देख सकते हो फुलफिल होता हुआ देख सकते हो, राइट। इसमें सब्सिडाइज रेट पे सस्ते में खाना प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि चावल 1 किलोग्राम 3 रुपए के हिसाब से, गेहूं 1 किलोग्राम 2 रुपए के हिसाब से, ऐसे ही कोर्स ग्रेन जो मोटा अनाज होता है वो 1 किलोग्राम 1 रुपए के हिसाब से। और इसमें काम जो किया जाता है वो होता है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, मतलब कि पब्लिक के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना अनाज को, वो भी टारगेटेड मैनर में। और टारगेटेड किसको किया जाता है, टारगेट एलिजिबल हाउस होल्ड्स को, कि हाँ कौन ज़रूरतमंद है। और जो ये रेट है ना, जो 3 रुपए 2 रुपए 1 रुपए, इसको बोला जाता है सेंट्रल इशू प्राइस। इसमें क्या होता है कि सेंटर अपनी तरफ से सब्सिडी बियर करता है और सस्ते में उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो डिस्कशन जो है वो इसी पर कहीं ना कहीं ध्यान फोकस्ड है कि जो पॉपुलेशन कवरेज है उसको एक बार थोड़ा सा क्राइटेरिया जो है बेनिफिशियरीज का उसको थोड़ा चेंज किया जाए, क्योंकि सेक्शन 3 उसका सब सेक्शन है 1, उसमें एलिजिबल हाउस होल्ड्स के बारे में डिटेल दी हुई है और वो 2 कैटेगरीज हैं, एक तो है प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स और दूसरी हैं वो फैमिलीज जिनको अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाया जाता है। तो जो ये प्रायोरिटी हाउस होल्ड है ना, इनको अनाज जो मिलता है वो अनाज मिलता है एक इंडिविजुअल के लिए मतलब जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड है उनके लिए एक इंडिविजुअल के लिए पर पर्सन पर मंथ 5 किलोग्राम फूड ग्रेन मिलेगा उसको। ठीक है, ये ध्यान रखना कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड है उनको कैसे मिलेगा, एक महीने में एक आदमी के लिए, घर के लिए 5 किलोग्राम मिलेगा और भाव रहेंगे ये वाले जो हमने ऑलरेडी देखे। दूसरी तरफ जो अंत्योदय अन्न योजना है, अंत्योदय का मतलब होता है गरीबों में भी सबसे गरीब, लाइन में जो सबसे पीछे लगा हुआ है वो, उसके भी अपलिफ्टमेंट के लिए क्या प्रोविजन है कि मंथली इन्हीं प्राइसेस पे 35 किलोग्राम एक फैमिली के लिए अनाज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोविजंस हैं। इस रिवीजन को कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में देखें कि किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा अभी जो ये रिवीजन की बात नीति आयोग ने की है। देखो, ये जो प्राइसेस हैं ये वैलिड कब तक हैं। देखो, शेड्यूल 1 जो है ना इस एक्ट की, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की, उसमें शुरुआत में ये लिखा था कि जब ये कानून लागू हो जाए, कमेंसमेंट में आ जाए, तो उसके आने वाले 3 साल तक ये जो प्राइसेस हैं 3 रुपए 2 रुपए 1 रुपया, ये भाव है वो लगातार 3 साल तक चलेंगे और 3 साल के बाद में उसको चेंज किया जा सकता है। और इसको चेंज करने का जो प्रोविज़न होगा उसको नोटिफाई करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और उसकी एक जो कॉपीज़ हैं वो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट मीन्स राज्यसभा और लोकसभा में रखनी होगी, जहां पर वो उस पर डिस्कशन कर सकें, डिबेट कर सकें। बट वही बात, और दूसरा
इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने भी अपनी तरफ से कहा है कि सेंट्रल इशूइंग प्राइस जो है 3 रुपए किलो वाली और 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो वाली भाव वाली, बोला उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है। बट अभी तक तो देखो, अभी गवर्नमेंट ने जो इसमें प्रोविज़न रखा था 2013 में जब ये एक्ट आया था कि 3 साल के बाद में इसको रिवाइज किया जाएगा, बट उसका रिवीजन नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर अभी की बात करें तो कवरेज कितना क्या हो रहा है उसके बेसिस पे, तो ये चीज़ हमें पता है कि एलिजिबल हाउस होल्ड्स की डेफिनेशन हमने देखी कि एक तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड होते हैं, एक अंत्योदय अन्य योजना के अंतर्गत आने वाले हाउस होल्ड्स हैं। तो ओवरऑल पॉपुलेशन में देखोगे तो रूरल पॉपुलेशन का तो लगभग 75% इस एक्ट के अंडर में बेनिफिशियरीज के तौर पे कंसिडर होता है और अर्बन पॉपुलेशन का लगभग 50%। तो ऐसे करके 2011 की सेंसस में अगर ये रेशियो निकाला जाए तो लगभग 81.35 करोड़ इंडिविजुअल्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में बेनिफिशियरी के तौर पे काउंट हो जाते हैं, और यही चीज़ कहीं ना कहीं बताई जा रही है। और दूसरा, इसको अगर चेंज करने की बात करें, जैसे कि नीति आयोग ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी है कि जो रूरल कवरेज है उसको 75% से रिड्यूस करके 60% कर दो, और जो अर्बन कवरेज है उसको 50% से रिड्यूस करके 40% कर दो। तो अगर ऐसा किया जाता है तो 2020 के लिए जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है ना, क्योंकि प्रोजेक्टेड का मतलब 2011 के डेटा तो आपके पास में अवेलेबल हैं और आपको ये भी पता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस रेट से हो रही है, और उस रेट से अगर आप कैलकुलेट करके एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि वाकई में कितनी पॉपुलेशन 2020 की अभी होगी, क्योंकि सेंसस जो है वो शुरू हो नहीं पाई, वजह कोविड-19, राइट। तो इसकी वजह से जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है उसका अगर देखें और ये रिवीजन अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ओवरऑल बेनिफिशियरीज के नंबर कितने हो जाएंगे, 71.62 करोड़। ठीक है, पर वही चीज़ है, ये चेंज अगर लाना होगा ना तो पार्लियामेंट का अप्रूवल पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसका सेक्शन 3 और सब सेक्शन जो 2 है उसको अमेंड करना पड़ेगा, और अमेंडमेंट के लिए फिर पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यही चीज़ कहीं ना कहीं बोन ऑफ कंटेंशन हो सकती है कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाएं, क्योंकि वही बात है, देखो इंडिया है, पॉपुलिज्म है, डेमोक्रेसी है, पॉपुलिज्म कहीं मार भी सकता है। दूसरा यहाँ पे राइटर ये आर्टिकल में बताना चाह रहे हैं कि अगर ये चेंजेज अगर कर दिए जाते हैं ना कि थोड़ा बहुत डाउनवर्ड ट्रेंड में चला जाए, या फिर जो कवरेज है उसको रिड्यूस कर दी जाए 75-50 से 60-40 अगर कर दिया जाए, तो गवर्नमेंट के पास में पैसा बच जाएगा कितना, लगभग 47,229 करोड़। और अगर ये इंटेक्ट बना रहता है एज इट इज़ 75-50% वाला रूरल अर्बन के लिए, तो अभी पॉपुलेशन का कवरेज जो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 81.35 करोड़ लोग थे वो बढ़कर के 89.52 करोड़ हो जाएंगे, जिससे कि गवर्नमेंट के जो पॉकेट में जो खर्चा है, पॉकेट से जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा लगभग 14,800 करोड़ रुपए का सब्सिडीज के तौर पे। जो गवर्नमेंट सस्ता प्रोवाइड करती है ना तो पॉकेट से देना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं रिवीजन का पूरा प्रपोजल है, और यही मेन पॉइंट थे इस आर्टिकल से रिलेटेड जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और आप देखो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि नीति आयोग के साथ में कोलैबोरेशन में काम कर रही है इस पूरे मुद्दे पे। ठीक है, डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।